नमस्कार और स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे केमिकल इंडस्ट्रीज़ का एक कंपनी के बारे में। ये है आर्किन केमिकल इंडस्ट्रीज़। ये रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। नवंबर 2022 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, अच्छी लिस्टिंग थी और उसके बाद से अब 1 साल होने को आ गया है। देखते हैं किस तरह से फाइनेंशियली है प्लेस्ड और किस तरह से टेक्निकली बेस्ड है और मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। आप सबसे पहले क्या करो, कंपनी की वेबसाइट पे आ जाओ, देखो क्या बनाती है। लिक्विड ब्रोमीन इंडस्ट्रियल सॉल्ट, सल्फेट ऑफ पोटाश यानी पोटेशियम सल्फेट। कितना कैपेसिटी है यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ-कहाँ किस सेक्टर में आता है, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं क्या करती है आर्किन केमिकल इंडस्ट्रीज़। खोल लिया है, देखते हैं मार्केट कैप है 7,246 करोड़, यानी कि अभी भी स्मॉल कैप है और मिड कैप्स और लार्ज कैप बनने में भी बहुत टाइम है। अगर आप देखोगे स्टॉक पी है 18.4 का और इंडस्ट्री पी है 30.3 का, तो ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे 12 पॉइंट का स्कोप है, अच्छा खासा स्कोप है। हाई देखोगे तो 732 और लो है 440 और अभी 560 590 के आसपास है। ठीक है, कंपनी के पास थोड़ा-सा डेट भी है, इतना चलता है, सेल्स ग्रोथ भी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी है। हाँ, हालाँकि क्वार्टरली सेल्स में थोड़ा डिक्लाइन आया था, वो देखेंगे क्या होता है। अब अबाउट में देखते हैं, स्क्रीन हमको क्या बता रहा है कि ये बता रहा है कि ये सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं ब्रोमीन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट के फिस्कल ईयर 2021 में, जो कि एक अच्छी बात है। और स्पेशलिटी मरीन केमिकल मैन्युफैक्चरर इंडिया में है और उसमें भी सबसे बड़ी कंपनी है। हमने देखा तीनों प्रोडक्ट इसके, ब्रोमीन, इंडस्ट्रियल सॉल्ट और सल्फेट ऑफ पोटाश। आइए देखते हैं की पॉइंट्स में क्या बता रहा है। की पॉइंट में हम देख रहे हैं कि बिज़नेस एरिया में यहाँ इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये लीडिंग स्पेशलिटी मरीन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है और ये इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ब्रोमीन और इंडस्ट्रियल। तो एक तरह से देख सकते हैं कि जब लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, तो सबसे बिगेस्ट प्लेयर है, थोड़ी-सी मोनोपोली भी होगी इसकी। और इंडस्ट्रियल सॉल्ट भी ये बनाएँगे जब इनके गुजरात और कच्छ एरिया में इनके प्लांट्स हैं और इनके पास ज़मीन है, तो क्यों इनके पास सॉल्ट की कमी तो वैसे भी कभी नहीं होनी। और इसी का रीज़न है कि लोएस्ट कॉस्ट है, इनका प्रोडक्शन है ग्लोबली। तो इनके पास प्राइसिंग पावर भी है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। फिर उन्होंने प्रोडक्ट वाइज़ इनका डिवीज़न किया है, जहाँ मरीन केमिकल सॉल्ट से आता है 49% आया था फाइनेंशियल ईयर 23 में, जो 45% से 49% था। ब्रोमीन से देखेंगे, यहाँ थोड़ा-सा डिक्लाइन था, 53.5 से ये 50% पे आ गए थे और सल्फेट ऑफ पोटाश 1% था 2022 में भी, 23 में भी था 1%। अब प्रोडक्ट वाइज़ इसको ब्रेकआउट करते हैं, देखते हैं क्या बताता है यहाँ पे। यहाँ पे लिख रहा है कि ये लीडरशिप पोजीशन में है ब्रोमीन के एक्सपोर्ट्स के लिए और सारा का सारा इनका एक्सपोर्ट जो होता है मेजरली जो है वो चाइना के पास ही जाता है और जैसे भी जानते हैं चाइना केमिकल्स का बहुत यूज़ करता है। और ये जहाँ इन्होंने से बताया हुआ है कि इसको ट्रांसपोर्टेशन में भी इश्यू है, क्योंकि इनको स्पेशल कंटेनर्स में डालना पड़ता है जो निकल या निकल लेड या लेड लाइन्ड आईएसओ कंटेनर्स होते हैं और जो कंपनी के पास पहले ही 228 हैं, खुद के और लीज़ किए हुए दोनों। और ये 30 जून 2022 का है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। एप्लीकेशन क्या होता है, फार्मास्यूटिकल्स में है, ब्रोमीन का यूज़ एग्रोकेमिकल्स में है, वाटर ट्रीटमेंट में है, फ्लेम रिटार्डेंट है, एडिटिव्स है, ऑयल एंड गैस, एनर्जी स्टोरेज, बैटरीज़। ये सारे सेगमेंट जो है ना, ये ग्रोथ के हैं। फार्मास्यूटिकल भी ग्रोथ कर रही है, एग्रोकेमिकल भी डिमांड है उसकी, वाटर ट्रीटमेंट की तो हमेशा ही डिमांड रहेगी। आग बुझाने के लिए भी यूज़ होता है, ऑयल एंड गैस और बैटरी स्टोरेज जो कि ईवीज़ में आएगा और आगे चल के आएगा। तो अच्छा खासा है और ऊपर से ये उसमें एक्सपेंशन भी कर रहे हैं और इन्होंने 250 करोड़ रुपए खर्च किए हैं या कर रहे हैं। और इनका टारगेट क्या है कि एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में इनकी जो कैपेसिटी है वो हो जाए 28,000 मेट्रिक टन पर एनम। अब सॉल्ट सेगमेंट में आ जाते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडस्ट्रियल सॉल्ट के, 2.7 मिलियन मेट्रिक टन इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 में इन्होंने एक्सपोर्ट किया था। अब यहाँ उन्होंने बताया हुआ है कि इंडस्ट्रियल सॉल्ट जो होता है वो एक रॉ मटेरियल का है, क्लोरीन और कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा यानी साबुन या इन बेसिस साबुन या फिर वॉशिंग पाउडर टाइप के में भी कॉस्टिक सोडा का यूज़ होता है और वाइडली यूज़ करता है केमिकल और फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज़ में भी। तो ये भी ग्रोथ है आपको। जो फूड और बेवरेज है उनकी स्टोरेज या उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए भी यूज़ करते हैं और ये 100% अपना एक्सपोर्ट करते हैं। कहाँ करते हैं? जापान, चाइना में। अब आ जाते हैं इनका सबसे छोटा सेगमेंट सल्फेट ऑफ पोटाश में। यहाँ भी ये बता रहे हैं कि कहाँ होता है, वो स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, उनमें जो क्लोरीन सेंसिटिव क्रॉप फसल होती है उनमें और कुछ-कुछ मेडिकल यूज़ भी है इसका। अब यहाँ थोड़ा-सा और देखेंगे कहाँ गुजरात में प्लेस्ड है, ये मुंद्रा पोर्ट के पास है, तो इनको एक्सपोर्ट करने में भी आसानी होती है। 34% ये इंडिया से लेकर आए हैं, 66% ये अ
आउटसाइड इंडिया यानी बाहर के कस्टमर से लेके आए हैं। थोड़ा-सा रिस्क क्या होता है कि 29% जो इनका लार्जेस्ट कंज्यूमर जो एक जो सबसे बड़ा कस्टमर है, वो 30% समझ लीजिए मार्केट इसमें इनके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। टॉप 5 75% है और टॉप 10 कस्टमर्स जो हैं वो 87% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो थोड़ा-सा आप देख सकते हो कि डेंसिटी है, कस्टमर यहाँ पे डेंस हैं, बट ठीक है, केमिकल में इतने बड़े प्लेयर्स होंगे होते भी नहीं हैं और इनके जो मेजर क्लाइंट्स हैं बेसिकली चीन और जापान में ही हैं। आपने मुझे नहीं लगता कि आपने इन कंपनियों का कभी नाम भी सुना होगा। ईयरली बेसिस पे देखो जहाँ इनका सेल्स था 2018 में 439 करोड़, फिर बढ़ के वो 566, फिर कोविड भी आ गया 608, उसके बाद 741, उसके बाद देखिए कोविड के बाद इन्होंने पिकअप किया है 1130 करोड़ और उसके बाद 1441 करोड़। तो अच्छा खासा गेन लिया है इन्होंने। एक्सपेंस देखोगे तो एक्सपेंस भी इनके थोड़े से बड़े हैं बट ठीक है। प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप जंप देखिए आप 83 करोड़ से 69 फिर 148 फिर 262 467 और 634। तो जंप जो है ग्रोथ जो है ईयरली बेसिस पे बहुत अच्छी है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप अगर ईयरली बेसिस पे देखो तो कंटिन्यूअसली हाई कर रहे हैं। कहाँ 19, 12 फिर 24, 35, 41 और अब 44। क्यों? क्योंकि इनके पास लोएस्ट प्रोडक्शन है। अभी हमने देखा कि सबसे सस्ते तरीके से बनाते हैं। इनका इनका प्रोडक्शन ये अपना प्राइस हाइक भी ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत सबसे सस्ते में रॉ मटेरियल्स बना देते हैं जो बाकियों को यूज़ आता है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए कहाँ ये लॉस बना रही थी, फिर प्रॉफिट में आई, फिर कोविड के में लॉस में आई, फिर देखिए प्रॉफिट 90, 251, 513, ऑलमोस्ट 1 साल में दुगनी हो गई इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सेम कहानी आपको नेट प्रॉफिट में भी दिखाई देगी, हल्का-सा लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर कोविड आ गया, कोविड के बाद 67, 189 और 384। अच्छा खासा जंप है और ट्रेलिंग 2 मंथ में भी आप देखोगे तो अच्छी खासी ग्रोथ की हुई है इन्होंने, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखो, चाहे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखो, चाहे रिटर्न ऑन इक्विटी देखो, अच्छा खासा है अ, आर्किन केमिकल्स का। उसके बाद हम आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। यहाँ देखेंगे कि प्रमोटर 53.6% पे कब्जा के बैठे हुए हैं, हिल नहीं रहे हैं। एफआईज़ ने अपनी पोजीशन कम की है बट उनके पास बहुत ज़्यादा थी भी नहीं, मात्र 6% था, जो कि उन्होंने हल्का-हल्का कम करके 4.06 किया है यहाँ पे इन्होंने। आप देखो कि डीआईज़ ने तो भर के रखे हुए हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने इसमें बाइंग की है और ये बढ़ के 29.8% से बढ़ के अब ये 30.78 समझिए कि 31% के पास आ गया है। पब्लिक ने भी धीरे-धीरे पोज़ीशन बढ़ाई हुई है। चलते हैं ज़ीरोधा पे, ज़ीरोधा पे देखते हैं क्या रिज़ल्ट है, क्या इसका चार्ट हमको बताने की कोशिश कर रहा है। आ गए हैं हम आर्किन केमिकल्स खोल लिया हमने ज़ीरोधा के चार्ट पे। अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है, बहुत बढ़िया है, वेल गुड। नहीं है, आपको हमेशा में लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करना है और नंबर 1 ब्रोकर अकाउंट पे ज़ीरोधा पे आपको अकाउंट बनाना है, जो कि सबसे सिंपल है। अब आप देख रहे हो चार्ट देखोगे यहाँ पे इसने बहुत टाइम से समझ लीजिए कि अप्रैल 2023 से यहाँ इसने स्ट्रगल किया है अगस्त 23, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई फिर अगस्त, इस पूरे सेगमेंट में इसने इस 550 के आसपास कंसोलिडेट किया है। अगर आपने बाय किया वेल गुड, नहीं बाय किया कोई बात नहीं। अगर आप पहले देखोगे तो लिस्टिंग के बाद ये इसी प्राइस पे थोड़ा-सा आया था, कंसोलिडेट किया था, फिर जंप किया, वापस आया, फिर सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया, फिर कंसोलिडेट करके फिर वहीं पर आ गया। मैं यहाँ पर सोच रहा था बाइंग करने की लेकिन मैं बाय कर नहीं पाया। अब हमारे पास रिटेलर्स के पास रामबाण इलाज क्या है, हम सबसे टॉप पर जब यहाँ जाता है, हम एक स्टॉक बाय कर लेते हैं। मैं पर्सनली ये करता हूँ, अगर मुझे किसी स्टॉक को नीचे लाना होता है, मैं 1 या 2 क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ। क्योंकि होता क्या है, जैसे ही आप बाय कर लेते हो, वैसे स्टॉक नीचे आना शुरू कर देता है। तो क्यों ना 1 या 2 स्टॉक बाय किए जाएँ और उसका प्राइस को कंसोलिडेट किया जाए। हाँ, हालाँकि ये कोई ट्राई टेस्टेड फ़ॉर्मूला नहीं है लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है, कि जैसे रिटेलर्स हम जैसे बाय कर लेते हैं स्टॉक और स्टॉक नीचे आना शुरू कर देता है। तो मैंने भी यहाँ 1-2 बाय किया और उसका प्राइस काम कर गया, प्राइस नीचे आ गया। वेल गुड। अब हम क्या देखते हैं कि वापस इसी प्राइस पे इसको कंसोलिडेट करना चाहिए था। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है हमको 618 के प्राइस पर, लेकिन ये रुका नहीं और नीचे आ गया और मार्केट कंडीशंस फिलहाल बहुत ही डेंजरस हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। तो इसीलिए अब वक़्त है इसमें पोज़ीशन बिल्ड करने का मेरे हिसाब से। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी एनालिसिस है जो मैं कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं लॉन्ग बिल्ड करने वाला हूँ। मैं इसको 1-2 साल के लिए नहीं 4-5 साल के लिए इसमें पोज़ीशन लूँगा। तो आपको ये बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है। अब हम लोग लगा लेते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज लगाते हैं तो देखते हैं कि जो हाँ, इसने सपोर्ट ले रहा है फिलहाल, वहाँ 200 डे में फॉर्म होना शुरू हो रही है ऑब्वियसली क्योंकि 1 साल ही हुए हैं, तो बहुत हल्की-सी लाइन है। लेकिन 100 डेमा भी इसी लाइन पर है और 50 डेमा भी इसी लाइन पर है, जिसका इसने कंसोलिडेट करके सपोर्ट लिया है। लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्निकल की ज़रूरत नहीं है। क्लियरली हम देख क्या रहे हैं, एक तो सपोर्ट इसमें यहाँ पर है और दूसरा जो है वो यहाँ कहीं अराउंड है 536 के अराउंड।
तो यहाँ पर दूसरा सपोर्ट है, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। अगर आप 5 साल, 6 साल के लिए देख रहे हो, तो 20-30 रुपए का जो डिफ़रेंस है, वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आपकी बाइंग सेलिंग में फ़र्क आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मल्टी बैगर ब टाइप कुछ बने तो, या आप सोच रहे हो कि 50-60% का गेन मिले तो, आने वाले 5-6 साल में, राइट? अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर ली हमने और इसके प्रीवियस हाइट से कनेक्ट करेंगे इसको। इसका प्रीवियस हाइट था, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का फ़ॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सी बात है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, कोई भी आप विग काट सकते हो लेकिन बॉडी नहीं कट करनी। यहाँ हमने कट किया, यहाँ हमने कट किया, यहाँ कट किया और यहाँ पर लेकर आ गए इसको। तो अब हम क्या देख रहे हैं, कि इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ इसने इसको ब्रेक किया, जो इसका रेजिस्टेंस था। अब जो रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए और जो कि कर रहा है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो एक तरह का सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन कोई गारंटी है कि यही सपोर्ट रुकेगा? बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है यहाँ पर आए, हो सकता है कि और भी नीचे आ जाए, 498 या 500 के लेवल पर भी आ जाए। तो अगेन हम कभी भी एक चंक में बाय करते नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बाय करता। आप अपने बाइंग को आप अगर आपको 50 स्टॉक लेने हैं, तो आप उसको 5 सेगमेंट में बाँट लीजिए और धीरे-धीरे एक चंक बाय करिए। फिर अगर 5% का डिफरेंस आ रहा है ऊपर या नीचे, तब आपको सेकंड चंक बाय करना है। अगर आप फिर 5% 10% का ऊपर या नीचे आ रहा है, तो आपको थर्ड चंक बाय करना है। नहीं आ रहा है तो आप बैठे रहिए, ज़रूरी थोड़ी है आप इसमें पैसे लगा के फँस जाओ। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, राइट? अब सपोर्ट देख लिया हमने, अब लगा लेते हैं अपने आरएसआई और मूविंग एवरेज भी देख लेते हैं। मूविंग एवरेज हमने देख ही लिया है, अब हमने लगा लिया है आरएसआई। आरएसआई लगाने के बाद देखते हैं कि आरएसआई क्या बता रहा है। आरएसआई बता रहा है कि जो डाउनफॉल था, वो 40 के आसपास थोड़ा-सा कंसोलिडेट होके अब यहाँ पर ऊपर की तरफ हल्का-सा मूव कर दिया है, बट ये आई डोंट थिंक कि बहुत ऊपर जाएगा। मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसे थोड़ा देर कंसोलिडेट करेगा। अगर आप थोड़ा-सा मैं इसको ज़ूम करूँ तो आप देखोगे ना कि ये हायर हाई टाइप बनाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर भी आप देखोगे एक पैरेलल चैनल चल रहा है जिसमें हायर हाई इस तरह से बनाया गया। तो ये थोड़ा-सा और कंसोलिडेट करेगा और फिर ये ऊपर आ जाने के चांसेस हैं इसके, कि फिर यहाँ पे 60-70 के आस-पास जाए। तो ये तो बात हो गई आरएसआई की। अगर आप एमएसीडी देखो, तो जो बाइंग की जो सेलिंग की स्ट्रेंथ थी, यहाँ जिस तरह ये बाइंग की स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इस सेलिंग की स्ट्रेंथ थी बढ़ रही थी और सेलिंग की स्ट्रेंथ अब यहाँ घटना शुरू हो गई है, डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है। जो हमारी सिग्नल लाइन है, वो भी उसने भी मूवमेंट अपना चेंज कर दिया है और हो सकता है कि थोड़ी देर कंसोलिडेट करके यहाँ पे कहीं कट करे शॉर्ट टर्म बेसिस पर। रिज़ल्ट वैसे भी आने वाला है, रिज़ल्ट सीज़न शुरू होने वाला है वैसे भी अभी अभी हमको पता ही है। तो ये तो एक बहुत ही क्विक स्निपेट हो गई। इस डे चार्ट को हम लगा लेते हैं वीकली पर। वीकली पर आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पर इसने इस तरह से यही जो था इसको रेजिस्टेंस मिल रहा था, तो ये इसने एक यहाँ पर इस तरह से कुछ कप टाइप का बना लिया है और अब ये हल्का-सा नीचे आ रहा है। कुछ हो सकता है कप हैंडल बना दे या हो सकता है कि पूरा यहाँ पे डबल बॉटम ही बना दे। कोई कोई गारंटी नहीं है, मैं क्लीन कर देता हूँ एक बार फिर से। कोई गारंटी नहीं है कि वो यहाँ से ऊपर गया है तो कप हैंडल बनाएगा, वो डबल बॉटम भी बना सकता है। तो आपको रेडी करना है, मैं रेडी हूँ यहाँ पर, वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे बाय करूँगा। 550 के पास आएगा, 540 के पास वहाँ पे 500 पे आएगा तो भी मैं बाइंग करने की कैपेसिटी रखता हूँ। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ इन तीनों लेवल पे स्टॉक को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे देख ही नहीं रहा डेली और मंथली वीकली बेसिस पर, मैं मंथली बेसिस पे इसको फ़ोकस करूँगा। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, रिसेंटली लिस्टेड है और मुझे लगता है कि आगे जाके ग्रोथ करेगी क्योंकि वैसे भी इसके पास प्राइसिंग पावर है। सबसे बड़ी ध्यान देने वाली कि प्राइसिंग पावर है। लेकिन मेरा पॉइंट क्या है, मैं इस क्वांटिटी पे बाय यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ। 588 के पास मैंने कुछ क्वांटिटी बाय करूँगा कल, 590 के आसपास, लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ उसको 540 पे देखने के लिए भी और 500 पे देखने के लिए भी। अगर नीचे आता है तो मैं अपना अमाउंट जो है वो डबल कर दूँगा और अगर ऊपर जाएगा तो सेम अमाउंट में मैं नेक्स्ट क्वांटिटी बाय करूँगा और मैं इसको देख ही नहीं रहा 2 साल 3 साल के लिए, मैं इसको अराउंड 2030 के लिए फिर से देख रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट दे प्राइसिंग पावर के चलते। तो ये था आर्किन केमिकल इंडस्ट्रीज़ पे वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमको करना ही, हम एक नए चैनल हैं, हमें सब्सक्राइबर्स की वैसे भी बहुत आवश्यकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर भी करिएगा और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।